तो स्विच को ऊपर उठाइए तो उसी वक्त गर्मी नहीं ना लग रहा है? लग रहा है सर थोड़ा बहुत। मुझे चलवाते हैं, ऐसे ही चलेगा तब मजा आएगा। हाँ सर। अरे लोग बदमाशी करता है, हमारा बिजली वाला यूनिट जो है ना, लाइट काट देता है, लोगों को इधर से पैसा देना होता है। स्टूडेंट लोग से कितना टाइट फीस लेता है वीआईटी? हाँ सर। 8 सेमेस्टर 20 से 25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है इंजीनियर बनने में, यस सर। और लगभग 5,000 का स्ट्रेंथ है, मोटा मोटी बता रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, कैलकुलेटर में वो डिजिट आ नहीं पाएगा, कोई भी कैलकुलेटर यूज कीजिए। 20-21 तो सर यही लेते हैं उधर, बाकी तो हमारा भी यही। यहाँ पर 65,000 भी कभी सेमेस्टर फी था, 10 से 15 साल पहले, फिर वो बढ़ के 1.5 लाख हो गया, ये लाख हो गया, नहीं 75 या 78 हुआ, फिर 1.5 तक चला गया। अभी तो 2 या 2.5 है ना? हाँ सर। एक सेमेस्टर का फी 2,20,000। और एडमिशन यहाँ घटने का यही कारण है। एनआईटी में आप इसे, एनआईटी में एक बहुत बड़ा आपका मतलब एक लेवल मिलता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, ठीक है? किसी भी एनआईटी में चले जाए, खास करके टॉप का एनआईटी त्रिची है, वारंगल है, और 2-4 और सब आंध्र प्रदेश में ही है। एनआईटी राउरकेला भी है, तो कैलीकट। हाँ कालीकट है, तो ये सब टॉप का एनआईटी है, मतलब ये आईआईटी को टक्कर देने वाला एनआईटी सब है। यहाँ पर बीटेक में एडमिशन के लिए 90.99 स्कोर आना चाहिए, ओपन रैंक, ऐसे लोग का होता है ये सब एनआईटी में। अब वहाँ पर फीस क्या है, वो भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पर 4 साल 8 सेमेस्टर का फीस पता कितना है? सर जनरल कैंडिडेट में 7.5 लाख बस, ओनली। सोचिए, कोई भी आदमी बिना आराम से कहीं गलत काम भी नहीं करना है, वेतन के पैसा से कोई भी दे देगा, मिडिल क्लास का आदमी भी पे कर देगा, तो बैंक का लोन लेने का भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं जब काउंसलिंग होता है तो सारा बैंक का टेंट लग जाता है। मतलब आपको जितना पैसा चाहिए, एक रिसर्च एसबीआई के लिस्ट में एक कॉलेज का लिस्ट होता है जिसको स्कॉलर लोन के कैटेगरी में रखा जाता है। उस मतलब बिना कोई कोलेटरल का, बिना कोई गारंटी रखे हुए बीआईटी में सब एडमिशन हो गया, आपको तुरंत बैंक पैसा दे देगी सारा। आप लोग का ब्रांच क्या है? बायोटेक सर। बायोटेक्नोलॉजी। यस सर। बायोटेक्नोलॉजी कभी गए हैं कि नहीं? ब्रांच में सर। मेन बिल्डिंग है। आप डिपार्टमेंट में कभी गए हैं कि नहीं? हाँ सर। कैसा लगा? अंदर से अच्छा लगा ना? 3 मंजिला बिल्डिंग है, बहुत साफ सुथरा है ना, इधर स्टेशन जैसा लगता है। अभी सेमेस्टर 2 में है ना आप लोग? यस सर। 3 से आप लोग का सेमेस्टर ये डिपार्टमेंट का कोर्स शुरू होगा। वेबसाइट पर सिलेबस है, आप लोग देख भी सकते हैं। वहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। आप लोग नीट से है ना? तो जेई से हैं। अब नीट से भी एडमिशन होने लगा है। हाँ सर, नीट वाले भी है। ठीक है, आप लोग का भी करियर अच्छा रहेगा। तो बहुत सारा है R&D का, जो जितना भी सेक्टर है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, उनको साइंटिस्ट का जरूरत है, तो आप ही लोग को जाना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वहाँ पर भी रिसर्च होता है, दवा ववा का, फिर पैकेजिंग वगैरह, उसका इंस्पेक्शन, ये वो, वहाँ पर भी आप ही लोग का जरूरत होगा।
बायोटेक्नोलॉजी जानेगा, इम्यूनोलॉजी जानेगा, ये माइक्रोबायोलॉजी जानेगा, ये क्या बोलते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब जानेगा, वही उस फील्ड में जा सकता है। तो आप लोग के लिए भी बहुत सारा स्कोप है। पहले का सारा स्टूडेंट तो सब 50 लाख, 55 लाख, 30 लाख, 35 लाख का पैकेज में सब काम कर रहा है बाहर। बहुत सारे अब्रॉड में भी हैं स्टूडेंट सब। हम इतना इसलिए बता पा रहे हैं आपको कि हम सिर्फ 3 साल से यहाँ पर, उससे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में ही थे। सर उसका डिपार्टमेंट में? हाँ भाई, हम वहीं थे। सर से पूछा है पैकेज लगता भी है नहीं लगता सर यहाँ? सर यहाँ बायोटेक का प्लेसमेंट होता है या नहीं होता? होता है ना। पुराना स्टूडेंट सब विदेश में है सब। सर ऐसे बोलते हैं कि बैठने नहीं देते। नहीं, हो जाएगा, होगा। प्लेसमेंट मिलेगा, एवरेज प्लेसमेंट मिलेगा। कॉलेज क्या करती है, जो हाईएस्ट पैकेज होता है 50 लाख, 55 लाख करोड़, उसको खाली प्लस करती रहती है। लेकिन जो एवरेज है सबको, अगर 55 लाख मिला या 1 करोड़ मिला तो सबको मिला क्या? नो सर। 1-2 को मिला, एक को मिला, और उसी को मतलब वो वेबसाइट पे भंजाते रहती है। हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए और इतना पैकेज मिलता है। सर ये वेबसाइट पे सर एवरेज वगैरह दिखाते हैं, सही दिखाते हैं क्या? एवरेज ठीक ही रहता है। और यहाँ का बीआईटी में सर अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद अगर इसका ऑफ कैंपस में एडमिशन होता तो हो सकता है कि अब फीस भी उतनी ही लगेगा। हाँ, नहीं। ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस में जाएंगे तो कम पैसा लगेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। फीस आपको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका जॉब तो कम से कम सिक्योर है, ठीक है ना। 10-12 लाख का एवरेज तो रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी ब्रांच में भी है। जनवरी 2005 से मार्च 2022 तक हम वहीं थे। कितना साल हुआ? चाहे वहाँ का कोई 17 टीचर हो, साल से। चाहे वहाँ पर कोई भी मशीन हो, वहाँ तो ये सब तो लोहा लक्कड़ घिसने वाला मशीन है। वहाँ तो बायोरिएक्टर को हम ऑपरेट करते थे, ठीक है। बायोरिएक्टर में सॉइल सैंपल उठाइए या कोई भी सैंपल उठाइए, उसमें बैक्टीरिया को खोज ढूंढिए, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, टेस्ट ट्यूब में उसको रिफाइन करके ग्रो कीजिए, फिर उसको रिवाइव कीजिए। 6-6 महीना तक उसको स्टॉक कल्चर बना के रखा जाता था और उसको खाने वाने का रोज उसी में दे दिया जाता था। उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया, फिर 6 महीना हो गया, अब उसको लगातार ग्रो करेगा ना, तो बैक्टीरिया बूढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर से एक बार रिवाइव कर दीजिए, पुराना को डिस्कार्ड कर दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए। तो हमेशा बैक्टीरिया खरीदने का जरूरत नहीं है, वो सब लखनऊ से आता है, NIBM ने पुणे से, NCIM पुणे। आप ऑर्डर कर दीजिए, तो उसमें उसका स्पीसीज आपको पता रहेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया तो आप आइसोलेट कर लिया, लेकिन उसका स्पीसीज आपको पता नहीं है कि वो बैक्टीरिया किस जाति का है। बैक्टीरिया का होता है ना। आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है आप लोग पढ़े हो कॉलेज के लेवल में। कॉलेज के लेवल में नहीं, 10+2 में तो होता नहीं है। BSc बायोटेक्नोलॉजी होता है, MSc बायोटेक्नोलॉजी होता है। आप लोग बीटेक में हैं, यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई होता है, तो समझ गए ना। यस सर। बायोप्लास्टिक क्या होता है जानते हैं आप? सर जो डिग्रेड हो जाए इजली। हाँ, ये सब आपको बायोटेक्नोलॉजी में पता चल जाएगा। अच्छा, अभी जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। हाँ सर। उसको आप जमीन में गाड़ दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए, वो एज इट इज रहेगा। बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर ही नहीं पाता है। नदी है, पहाड़ है, तो सब में देखिएगा, गंगा नदी है, सब में प्लास्टिक ऐसे तैरता रहेगा। आप इधर से उधर कर सकते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होगा।
तो उसका एक अल्टरनेट ये है कि मतलब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाए, वो बैक्टीरिया से ही बनता है और उसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोइड्स, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोइड। ये हम कॉमन नाम बता रहे हैं। अगर वो मतलब कार्बन उसमें 3 नंबर कार्बन है तो उसका स्पेसिफिक नेम होगा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटानेट या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। और वो बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया के सेल के अंदर रहता है। अब वो रिजर्व मटेरियल के रूप में रखता है। जब स्टार्वेशन का पीरियड होता है तो उसी को कंज्यूम करके बैक्टीरिया जिंदा रहता है, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया को ग्रो किया बड़ा बड़ा एकदम 10-10 लीटर के फर्मेंटर में, और उसके बाद बैक्टीरिया से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के लिए उसको क्या करते हैं, आइस कोल्ड मिथेनॉल में डालते हैं, तो जो है ना प्रेसिपिटेट होके पीएचबी जो होता है प्योर ऊपर तैरने लगता है। उसको सेपरेट कर लिया, बाकी फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। चलिए वो सब तो हमको बताना नहीं है। तो इस मशीन का बेसिक एप्लीकेशन यही है, ठीक है ना। सबसे पहला काम है, कोई भी फ्लैट सरफेस है, ठीक है, यस सर, कोई फ्लैट मेटल का पीस है, उसको आपको स्मूथ करना है, चिकना करना है, तो इस मशीन का यूज करेंगे। कम से कम डेप्थ लेकर के, बिल्कुल माइक्रोन में डेप्थ लेकर के इसको ग्राइंड करेंगे। अगर सपोज कीजिए ये 10 mm का प्लेट है और आपको इसका मतलब थिकनेस को 3 mm रिड्यूस करना है, तो आप ग्राइंडिंग करके नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार में 50 माइक्रोन करेगा, 3 mm घटाना है तो आपको 60 पासेज चलना पड़ेगा ना ग्राइंडिंग का, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। पूरा दिन गुजर जाएगा तो भी 3 mm तक नहीं जाएगा, हो सकता है पूरा रात भी गुजर जाए तो भी नहीं आएगा। तो ये है सिर्फ माइक्रोन्स में सरफेस को ग्राइंड करके उसको बिल्कुल स्मूथ और चिकना करना। देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट्स का डिजाइन होता है ना, तो लोहा आयरन का कटिंग होता है, फिर उसको स्मूथ किया जाता है कन्वेंशनल मशीन से, लेकिन फाइनल स्मूथनेस बिल्कुल माइक्रोन में थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके इस तरह का ये सीरियसली सरफेस ग्राइंडिंग से होता है। देखिए इसको छू करके देखिए, इसको उंगली फेर के देखिए आप, ये सिंपल लोहा है, माइल्ड स्टील है। एक बार उसको छू के देखिए उंगली से, देख रहे हैं। यस सर। अगर हम इसको स्लॉटर मशीन का यूज कर, अगर इसे थिकनेस कम करना है तो ये सब कन्वेंशनल मशीन है, स्लॉटर है, शेपर है, वो क्या करेगा, बीच से उसको काटता हुआ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक 3 mm का हो जाएगा, एक 7 mm का हो जाएगा, हो गया। तो अब जब ऐसे दोनों को अलग करेंगे तो इस सरफेस में, इस सरफेस में जो भी रफनेस होगा उसको स्मूथ करने के लिए इस मशीन का यूज करेंगे, ना कि थिकनेस कम करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसके सरफेस पर रस्ट लगा हुआ तो जिस डेप्थ तक रस्ट लगा हुआ अगर उतना ग्राइंड कर देंगे तो रस्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑड इवन है, ऑड इवन का मतलब समझ रहे, कहीं पर हाइट है, कहीं पर डाउन है, कहीं पर हाइट में है, कहीं पर डाउन है, तो जो भी सरफेस मटेरियल है उसको ग्राइंड करते हैं तो ये लेवलाइज हो जाएगा ना। अगर आपको ये प्लेट दिया गया और कहा गया कि ये 10 mm का है, आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो कहीं पर आपको 10.0 मिला, कहीं पर आप मेजर किए तो 10.2 मिला, कहीं पर 10.1 मिला, कहीं पर 10.4 मिला। 10.0 का मतलब है 10 mm एंड 00 माइक्रोन, 10.1 का मतलब है 10 mm एंड 100 माइक्रोन, 10.2 का मतलब है 10 mm एंड 200 माइक्रोन, और 10.4 का मतलब है मैक्सिमम जहाँ पर मिला, 10.4 का मतलब है 10 mm एंड 400 माइक्रोन। तो 0.4 mm या फिर माइक्रोन में बोलेंगे तो 400 mm, उतना अगर ग्राइंड कर दें उसके बाद मेजर करें तो हर जगह 10.00 दिखेगा,
चाहे हम यहाँ आए चाहे यहाँ आए, कहीं भी जाए हो जाएगा ना। यस वही तो सरप्लस अमाउंट था। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में चाहिए 9.9 mm का प्लेट ही वहाँ पर फिट हो पाएगा, 10 mm का नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइक्रोन इसका ग्राइंड कर देंगे, तब तो 9.9 mm हो जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें फिट हो जाएगा जहाँ भी उसको फिट करना है। तो बेसिक एप्लीकेशन इसका यही है CNC सरफेस ग्राइंडिंग का, कि फाइनल स्टेज में बिल्कुल माइक्रोन में ग्राइंड करके स्मूथ करना। सपोज कीजिए आपको डिनर मिला, ठीक है, और आप टेबल पर बैठे खाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि दोनों हाथ से जल्दी जल्दी खा लेंगे, ठीक है ना। कम से कम डेप्थ दे के धीरे धीरे उसको माइक्रोन करेंगे, बिल्कुल जेंटल माइक्रोन, बिल्कुल बहुत प्यार से, ठीक है। 50 माइक्रोन ग्राइंड करेंगे, स्मूथ हो गया तो ठीक है। हो सकता है 50 माइक्रोन का डेप्थ देंगे तो कहीं पर हो सकता है ना हो, कहीं पर छूट जाए। तो कहीं पर छूट जाने का क्या मतलब है, सर वहाँ पे वो बल्ज नहीं जो थिकनेस है मेजर हमने किया है उससे भी वो डाउन है। काम में। तब हमको थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, 50 माइक्रोन और ग्राइंड करना पड़ेगा। तब दूसरा बार में हो सकता है चला जाए, तीसरा बार में, दूसरा बार में भी नहीं गया, इसका मतलब वो और करना। 100 माइक्रोन से भी नीचे है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम करते हैं कि आप मशीन अभी ऑफ है, सबसे पहले आप मशीन ऑन कीजिए, ठीक है। मशीन ऑन कैसे करते हैं, इधर आइए। कोई भी मशीन ऑन करना है, देखिए एसी पर आ गया ना, अब देखिए एसी का मजा आप देखिए। अब ये ठंडा हवा को पूरे रूम में सर्कुलेट करेगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करेंगे, कोई भी मशीन है तो सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक का करंट दे देंगे तभी तो चलेगा। ये हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, यहीं पर देखिएगा, ये हमारा 3 फेज पावर सोर्स है। ये मशीन 3 फेज ऑपरेटेड है। 3 फेज का मतलब होगा कि 3 फेज पॉजिटिव करंट चाहिए इस मशीन को। हेवी मशीन तो चाहिए होता है ना। घर में आपका जो छत पर पानी का टैंक लगा हुआ है और आपके घर में पंप भी होगा, तो वो होता है 1.5 HP 2 HP, वो सिंगल फेजेज होता है। एक पॉजिटिव वायर, एक न्यूट्रल वायर, एक अर्थिंग होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स देखिए 5 है ना। हाँ सर। तो आप समझ गए होंगे, 3 फेज है, पॉजिटिव करंट है, 5वां चौथा है न्यूट्रल वायर है और 6ठा अर्थिंग है। 5वां, हाँ 5वां सॉरी, 3 फेज है, चौथा न्यूट्रल है, 5वां जो है अर्थिंग है। अर्थिंग लगाना क्यों जरूरी होता है, आपको करंट मारा है कभी, कपड़ा आयरन कर रहे हैं तब, हाँ। ओवन में अगर कोई बर्तन रखने गए तब, यस सर। या फिर डेस्कटॉप में पेन ड्राइव डाले तब आपको करंट मारा है कभी, मारा है कि नहीं, यस सर। थोड़ा क्यों मारा, सर, आपका करंट गलती लीकेज। हम बताते हैं। वो 3 पिन का सॉकेट होता है और आपने ऊपर का जो ग्रीन वायर है, जो अर्थिंग जो है जो चलता है, उसका कनेक्शन आप नहीं दिए थे, इसलिए मारा था आपको करंट। 3 पिन का है, आपके पास 3 पिन का सॉकेट आपके बोर्ड पर है ही नहीं। पावर स्ट्रिप लेकर आए आप हॉस्टल में, उसमें 3 पिन का ऑप्शन है ही नहीं। आप क्या किए, उसको काट दिए और रेड और ब्लैक वायर को ही यूज कर रहे हैं, ग्रीन वाला को फिर ही छोड़ दिया, ठीक है ना। सर ग्रीन वाली यूज करेंगे तो कभी नहीं होगा। एकदम नहीं होगा, आप करके देख लीजिए, मतलब होता है। तो ग्रीन वायर जो है ना, अर्थिंग जो करंट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। जब भी ऐसा हुआ है तो मतलब आप क्या किए हैं, अर्थिंग को बाईपास किए हैं। उसमें 3 पिन का सॉकेट है और आपके पास जुगाड़ नहीं है, 3 पिन का सॉकेट है ही नहीं, आप उसको कैंची से उड़ा दिए और 2 पिन वाला सॉकेट लगा दिया, या फिर डायरेक्ट वायर को ही 2 ही क्यों डाल दिया, ग्रीन। हाँ जब भी लगाना हुआ है ऐसा। तो हमेशा
3 पिन सॉकेट में अर्थिंग कनेक्ट रखिए, कभी करंट नहीं मारेगा। करंट से बचाने के लिए ही वो किया जाता है। ये तीसरा वायर हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। ये तीनों होल देख रहे हैं, यस सर। 2 पिन होगा, छोटा वाला तो इसमें जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें जाएगा। लेकिन अगर 3 पिन, ये 2 पिन का सॉकेट होगा तो ये बीच वाले में जाएगा, लेकिन 3 पिन का सॉकेट होगा तो इस तरह जाएगा। 2 नीचे वाला में, एक ऊपर वाला में ग्रीन वायर रहता है, वो अर्थिंग होता है। आप क्या करते हैं, इसको बाईपास कर देते हैं, काट के छोटा कर देते हैं। आप सोचते हैं इससे कोई जरूरत नहीं होती। जब आपको करंट मारता है तो भी आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आए हैं, ट्रिपल थोड़ी पढ़ने आए हैं जो आपको पता चलेगा। अब आपको समझ में आ गया ना। तो हमेशा जो है प्रॉपर अर्थिंग बहुत जरूरी है। अभी अगर तो हेवी मशीन है, उसी तरह जैसे 50 HP का 100 HP का जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, राइस मिल होता है, फ्लोट्स मिल होता है, इरिगेशन पर्पज से जो पंप चलता है वो 3 फेजेज होता है, ठीक है ना। तो चेक द 3 फेज पावर सोर्स, वोल्टेज ऑफ ऑल द फेजेज, स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वोल्टेज इन ऑल द फेजेज। RN इज द फेज नंबर 1, YN इज द फेज नंबर 2 और BN इज द फेज नंबर 3। डिस्प्ले में देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। इनपुट भी दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। इनपुट का मतलब हुआ कि झारखंड विद्युत वितरण लिमिटेड जो है हमको कितना करंट दे रहा है स्टेबलाइजर को, कम ही दे रहा है। हाँ सर 240। और मशीन जो है उसको बढ़ा के कितना दे रहा है, 240 के अराउंड दे रहा है ना। 239 RN में। 239 मतलब झारखंड सरकार से बिजली खरीद रहे हैं तो वोल्टेज थोड़ा कम ही दे रहा है, 235 दे रहा है, लेकिन मशीन उसको बढ़ा के क्या कर रहा है, 240 कर दे रहा है। देखिए तो स्टेबलाइजर का पावर सोर्स का यही काम है ना, कम है तो बढ़ा दें, एक्यूरेट कर दें, और अगर ज़्यादा है तो रिड्यूस करके एक्यूरेट कर दें। ये चेक हो गया। ट्रांसफार्मर। सपोज कीजिए अगर एक फेज का मतलब पावर चला गया तो मशीन ऑपरेट होगा, नहीं होगा, 3 फेज से ऑपरेट होगा, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, जब मंडे टू फ्राइडे तो हम ही नहीं रहते हैं और भी दूसरे लोग रहते हैं, तो वो सीधा ऑन करके रखेंगे और वहीं से शुरू कर देंगे, तो ये पार्ट तो बाईपास हो जाता है। ये तो इसी का पार्ट है ना, ये तो बाईपास हो जाता है। आपने तो जाना ही नहीं कि कितना फेज से चल रहा है, वोल्टेज भी चेक करना होता है, तो ये चीज़ तो सीधा बाईपास हो जाता है। तो हमारा थोड़ा सा तरीका दूसरा है, ठीक है ना। चलिए अब जो है सब कुछ चेक हो गया आपके सामने। देखिए मशीन को करंट जा रहा है लेकिन मशीन अभी भी ऑफ है। एक रोटरी स्विच है रेड कलर का, रोटेट द रोटरी स्विच इन ऑन पोजीशन, लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में ऑन की तरफ घुमा दीजिए। चलिए अब सामने कंप्यूटर को जब भी आप ऑन करते हैं तो इमीडिएट स्टार्ट नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट होता है, फिर बूटिंग होता है, तब जाकर के मशीन ऑन होता है। तो उसी तरह ये भी डिस्प्ले जस्ट लाइक ए कंप्यूटर है, जब तक ये रेडी नहीं हो जाता है तब तक कोई काम नहीं करेगा। तो अगला स्टेप ये हो गया कि वी हैव टू वेट फॉर ए वाइल टू गेट रेडी द डिस्प्ले, ठीक है ना। कुछ समय के लिए हमें इंतज़ार करना होगा जब तक ये डिस्प्ले रेडी नहीं हो जाता है। देखिए अभी ये रेडी हो गया डिस्प्ले, लेकिन अभी भी रेड लाइट जल रहा है। मशीन जब भी ऑफ होता है हम हमेशा इमरजेंसी ब्रेक लगा के रखते हैं।
एक इमरजेंसी ब्रेक ये है, हैंड व्हील में ये रिलीज किया कि बाहर आ गया, फिर से ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करके लेफ्ट के राइट जाइएगा, आगे बाहर की तरफ सिमिलरली इसको भी रिलीज कर दिया। रिलीज इमरजेंसी ब्रेक, प्रेस रीसेट एंड देन प्रेस K10। रेड लाइट ऑफ हो गया, अब मशीन ऑन है। K7 कहीं दिख रहा है? यस सर। उसको दबाई रखिए। ये हमारा वर्किंग टेबल है जिस पर वर्क पीस रख के ग्राइंड करते हैं। वो किस तरफ मूव किया? लेफ्ट की तरफ। K8 को दबाई रखिए, इसको भी छोड़ दे। इसको छोड़ दीजिए, राइट की तरफ गया है, Yes. ठीक है ना। अब 9 को दबाइए, K9 को। कल से बंद है ना, ये सब हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है, हाइड्रोलिक वाल्व से। तो जब थोड़ा सा अभी तो गर्मी का टाइम आया नहीं है, हाइड्रोलिक वाल्व बिल्कुल सेटल हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो जब तक उसे डेंसिटी लूज नहीं होगा वो फ्रीली चलेगा नहीं, ठीक है ना। ये 7 से लेकर लेफ्ट जा रहा है, यस सर। देखिए मेरे से एक बार चल गया, K9 से चलते रहेगा। हाँ चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। K7 से लेफ्ट मूवमेंट होगा, K8 से राइट मूवमेंट होगा और K9 से कंटिन्यूस लेफ्ट राइट चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो ऑटोमेटेड ग्राइंडिंग साइकिल आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इस मशीन से आप मैनुअल ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। मैनुअल ग्राइंडिंग कैसे करेंगे? आप इस वर्किंग टेबल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक भी बोलते हैं या चक भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको चक बोलते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी आदमी 3-4 वर्ड का लंबा बोलना नहीं चाहता। रेस्टोरेंट तो आजकल लोग बोलना ही भूल गया, रेस्टो बोलता है, ब्रदर लोग भूल गया बोलना, ब्रो बोल रहा है। तो इसी तरह आजकल का हमारा टीचर लोग भी वैसे ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक नहीं बोलेगा, सीधा चक बोलेगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वर्किंग टेबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक एंड चक ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। आप इसे मैनुअल ग्राइंडिंग कर सकते हैं। आप इसको सेपरेट ऑन कर दीजिए, ग्राइंडिंग व्हील को आप सेपरेट ऑन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये स्विच है, ये ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरफ से चलेगा, ये इस तरफ से घूमेगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये इस तरफ से घूमेगा। अभी हम चला के नहीं दिखाए आपको, सिर्फ ऐसे ही बता दे रहे हैं कि नीचे भी तो होता है। और ये आपको लिखना नहीं है, आपको हम ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको ऑटोमेटेड पर फोकस करना है। कभी कभी क्या होता है ना, अब उसमें क्या करेंगे, हैंड व्हील अपने हाथ में रखिए, ये 100 इसका स्पीड है मैक्सिमम, 10 है, 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1 पर 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। माइक्रोन में मूव करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से इसको प्रेस करके यहाँ से डायरेक्शन चेंज कीजिए और यहाँ से प्लस माइनस में जाइए, ठीक है। 100 पर रखा, जेड पर रखे, नीचे जा रहे हैं। अच्छा, हैंड व्हील मोड यहाँ पर ऑन करना होता है, ठीक है। अब ऑन कर दिया, अब देखिए नीचे जा रहा है। अच्छा, आइए इधर आइए। करीब आ गए। हाँ। अब गलती से भी 100 पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा भी घुमाया तो क्या होगा, सीधा नीचे जाएगा, इसको स्क्रैच कर देगा, इसको, और ये खुद भी इसका सरफेस डेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 10 पर रख के थोड़ा सा और करीब जाते हैं। अब 1 पर करके हम इसको धीरे धीरे डेप्थ देते जाएंगे और पहले वो
जैसे टच किया देखिए तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमको जरूरत है वो पूरा में यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया वाई माइनस में, फिर जब बीच में ग्राइंड हो गया फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, ये मैनुअल ग्राइंडिंग कर सकते हैं इससे। मान लीजिए बड़ा सा प्लेट है, वो ऑलरेडी ग्राइंडेड है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसके इस साइड पर एक बीट जैसा उठा हुआ है, थोड़ा सा उभार जैसा। तो अगर उसको हटाना है तो ऑटोमेटेड साइकिल में डालेंगे। अगर बड़ा प्लेट है तो इनिशियल पॉइंट से शुरू करेगा ना, तो यहाँ पर आने में उसको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर वो 200 माइक्रोन का है या सपोज कीजिए 400 माइक्रोन का है तो 50 माइक्रोन एक बार में उड़ाएगा, 8 बार इसको आना पड़ेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैनुअल ग्राइंडिंग में जाके क्यों ना डायरेक्ट बीट को ही हम ग्राइंड करें। समझ रहे बात को ना, प्लस माइनस जेड पर करके उसके करीब आ जाएंगे, वाई पर करके जहाँ है वहाँ चले जाएंगे, और फिर उसके जस्ट ऊपर रखेंगे ग्राइंडिंग व्हील को, और धीरे धीरे मैक्रोन में डेप्थ देते देते उसको ग्राइंड करके हटा लेंगे। तो हम स्पेसिफिक जगह पर जाएंगे तो समय का मतलब बचत होगा ना। और ऐसे क्या होगा कि जब भी होगा तो वो इनिशियल पॉइंट से शुरू करेगा। ठीक है, बिल्कुल सपोज ये ऐसा साइज का प्लेट इतना लंबा है, अब प्लेट का चौड़ाई ये है, इस यहाँ पर एक छोटा सा बीड है इस प्लेट पर। तो अगर वो बीड 400 mm का 400 माइक्रोन का है तो 8 बार ये चलेगा। 50 माइक्रोन एक बार में ग्राइंड करता है तो वो ग्राइंड करता हुआ आएगा, तो 8 बार आएगा, तो यहाँ से यहाँ आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब यहाँ आएगा तब ग्राइंड करेगा, फिर ये दोबारा यहीं से शुरू करेगा, फिर ग्राइंड करता हुआ आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैनुअल ग्राइंडिंग हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सीधा यहीं पर आ जाइए हैंड व्हील कोऑपरेट करके। ठीक है, सीधा इसके बीट के ऊपर आ जाइए और उसमें धीरे धीरे डेप्थ देते जाइए। ठीक है, पहला बार में टच करेगा, कुछ माइक्रोन हटाएगा, दूसरा बार में टच करेगा, कुछ और माइक्रोन। आप सामने खड़े हैं, आप उसको देखते रहिए, जब देखिए कि पूरा चला गया तब आप स्टॉप कर दीजिए। ये तो हम ऐसे ही बता रहे थे। ठीक है, लाइट कट गया, इसे फिर से ऑन करना पड़ेगा। इमरजेंसी ब्रेक ऑलरेडी रिलीज था। हैंड व्हील ऑन किया और इसको ऊपर ले जाके छोड़ देना। सर वो 1 पे है इसलिए सर 1 पर है। देखिए ज़्यादा बोलने का समझ में आ गया ना। देखिए 1 पर है, ऊपर जा रहा है, पता चल रहा है। नहीं सर, थोड़ा आप थोड़ा आगे आइए, यहाँ सामने देखिए। हम देखिए अब ये टाइम से क्या होता है? 1 पर है, 10 टाइम्स ऊपर हम ऊपर ले जा रहे हैं, जा रहा है। देखिए अब 100 पर कर दिए, मिल जाएगा। तो ऊपर तो उसको प्रेस कर। पड़ता है। अच्छा अच्छा 100 पे देखिए तेजी से चला गया। अब 1 पर करके नीचे ला रहे हैं, जा रहा है नीचे, आ रहा होगा लेकिन दिखने। अब इसको 100 पर कर देते, नीचे ला रहे हैं। 100 पर करके इसको ऊपर ले जा रहे हैं, प्लस के तरफ। मेट्रो की तरह मेट्रो की तो आपको हम अपनी तरफ से थोड़ा सा नॉलेज दिए, इस मशीन से मैनुअल ग्राइंडिंग भी हो सकता है। समझ गया कैसे होगा? यस सर। सेपरेट ऑन कर देंगे।
चलिए अगला है वर्क ऑफसेट। ठीक है ना, वर्क ऑफसेट कैसे होता है? मैग्नेट को ऑफ किया, इसको डीमैग्नेटाइज किया, इसको सामने से हटा देंगे। वर्क ऑफसेट क्या होता है समझिए। सपोज कीजिए इसी प्लेट को ग्राइंड करना है, यहाँ पर रखते हैं, तो हमको इसका दो चीज़ मेजर कर, एक तो इसका विड्थ क्या है और ये होगा थिकनेस। इधर ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कर रखा हुआ है ये सरफेस ग्राइंड करना, तो दो ही चीज़ इनपुट करना होता है मशीन में, विड्थ और थिकनेस। विड्थ कौन सा है? ये क्या है? ये थिकनेस। ये विड्थ हो गया ना, थिकनेस तो ये ना होगा। अब आपको और अच्छा से समझाते हैं। हाँ वेट देखिए आपको कॉपी, हाँ सर। ये कॉपी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो कॉपी का विड्थ कौन है, थिकनेस कौन है? तो वेट ये है। ये है ना, हाँ सर। थिकनेस ये है। ये तो ये कैसे पकड़ लिया और यहाँ पर आप गड़बड़ सर वो कर रहे थे? मिस्टेक हो गया हैं? सर आपने ऐसे हाइट किया से- था ना, हैं? इसलिए अच्छा चलिए आप बोलिए, विड्थ कौन सा है, थिकनेस कौन सा है? वेट सर ये सर ये अभी आपने जो कर रहा है ये थिकनेस। ठीक। अगर हम ऐसा कर दिया तब विड्थ कौन है, थिकनेस कौन सा है? विड्थ ये है और थिकनेस थिकनेस ये ही है। है। अच्छा ठीक है, हाइट। हर कंडीशन को समझिए। अब जो है विड्थ ये हो गया, थिकनेस ये हो गया, ऐसे रख दिया तो विड्थ ये है, थिकनेस ये है। अच्छा वर्क ऑफसेट को समझिए। जब सपोज कीजिए इसी को ग्राइंड कर रहे हैं, जब हम सारा डेटा इनपुट कर देंगे, साइकिल स्टार्ट कर देंगे, तो ये घूमना शुरू होगा। घूमते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ पहुँचेगा। वाई का ऑफसेट जहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ पहुँचेगा, अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पहुँचेगा। जो जैसे ही ये करीब पहुँचेगा, जो ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट का स्टेज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसलिए वाई का जेड का एक्सेस हम लोग ऑफसेट नहीं लेते हैं। ठीक है, हमको लेना होता है जेड का और वाई का। जेड का इसलिए लेते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील इस वर्कपीस को किस डेप्थ तक ग्राइंड करता हुआ नीचे जाएगा। 500 माइक्रोन का डिफरेंस देंगे तो 500 माइक्रोन तक जाएगा, 1 mm का देंगे तो 1 mm तक जाएगा, 200 माइक्रोन का देंगे तो 200 माइक्रोन का देंगे। और वाई का इसलिए लेते हैं कि वाई माइनस डायरेक्शन में 21 फीट तक ट्रेवल करता हुआ आगे आगे बढ़ेगा। पहले यहाँ ग्राइंड करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पर करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इधर करेगा, फिर इस इन पर आगे करेगा। ठीक है, पहला पास में, फिर दूसरा पास में वापस चला जाएगा, फिर यहाँ से शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए जेड और वाई का ऑफसेट ठीक से लेते हैं। जेड का ऑफसेट के लिए वर्क ऑफसेट फॉर जेड एक्सिस, touch this grinding wheel to this working table and keep through movement of grinding wheel। 100 पर रखिए, आइए नीचे, बीच में करना कोई जरूरी नहीं है, हम इसलिए कर दे रहे हैं छोटा वर्क पीस है थोड़ा बीच में कर देते हैं। लेकिन अगर बड़ा पर वर्क पीस हो, इतना लंबा हो और इसे प्लेट तो मेरा मजबूरी है कि एकदम बीच में ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जहाँ वर्क ऑफ सेट कीजिएगा वही जगह ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो टच द ग्राइंडिंग व्हील टू वर्किंग टेबल, या फिर चक भी उसको बोलते हैं, एंड कीप फ्री मूवमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। मतलब वो टच भी करता रहे, फ्री भी घूमता रहे। कहने का ये मतलब है कि वर्किंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील और वर्किंग टेबल के बीच कोई गैप ना हो। देखिए नीचे गए, अब करीब पहुंच गए। हमेशा देखिएगा करीब पहुंचने के बाद 100 पर मत रखिएगा। अब 10 पर जाके थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, एक बार घुमा के देख ले रहे हैं, यदि सटा तो नहीं है, फिर चलना है ना। अब 1 पर कर लीजिए, पहले माइनस में जाइए, इसको घुमा के देखते रहिए।
देखिए पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, वापस प्लस की तरफ जा रहे हैं, 1 2 पॉइंट जा रहे हैं, 1 पर किया ये चल रहा है, वापस माइनस में जाइए, पकड़ लिया, हाँ ये पर देखिए फिर चल रहा है, सर वो तो माइनस में तो नीचे ना प्लस जाएगा। में जाना है ना सर। फिर चल रहा है, Yes. माइनस में गया, पकड़ लिया, प्लस में गया, फिर चल रहा है। This is the right condition for Z axis. Now press measure button on display. यहाँ पर देखिए मेजर बटन लिखा हुआ है ना, Measure वर्क है और एक टूल मेजर वर्क है ना, प्रेस दिस मेजर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेंडर का ग्राइंडिंग का ऑप्शन है, नीचे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का सिंबल बना हुआ है, 3 साइड में एरो है, वो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का है। एक रेक्टेंगुलर सेकंड में। है उसका ग्राइंडिंग का, और ये टॉप वाला है सरफेस ग्राइंडिंग का। एक फ्लैट सरफेस दिखाया हुआ है, साइड में एक एरो है। सरफेस जो है वो फ्लैट वाला स्क्वायर जो है वो वर्कपीस है, एरो जो है वो डिनोट कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील को, ठीक है, एक सिंबल बना हुआ। तो सरफेस ग्राइंडिंग का सिंबल ही है, इसको हम चूज किया, ठीक है। जेट का ऑफसेट लेते समय हमको जी कोड फिक्स करना है 56, ठीक है ना। अच्छा। नाउ सेट द जी कोड 56 बाय प्रेसिंग सेलेक्ट बटन ऑन डिस्प्ले। आप लोग नज़र दौड़ाइए, सेलेक्ट बटन कहाँ पर है, चारों आदमी मिलकर दौड़ाइए। डिस्प्ले पे है सर। हाँ, डिस्प्ले पर है, और आप लोग को हिंट देते हैं उसका कलर ब्लू है। सिलेक्ट यही सर, वाई यही वाला है फिर सर। नहीं, ये सर। इधर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ। और अच्छा सॉरी आप लोग कितना यंग आदमी हैं, सर हम नहीं सोचा और यहाँ आप पे। लोग मतलब 4 आदमी मिलके वो सेलेक्ट बटन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सर आप दे दो यहाँ का। हम लोग अरे टच तो थोड़ी है ये। 6-7 साल में सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। सिलेक्ट। मतलब आप लोग यंग आदमी, आप एकदम कंप्यूटर की तरह आप लोग का दिमाग चलना चाहिए। और जेई मेंस का एग्ज़ाम आप लोग दे के आए हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री पर आपका पकड़ है, VIT जो ब्रांड, और यहाँ पर ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है। हमको लगता है कम से कम 50-60 हज़ार तो आपका ओपन रैंक रहा ही होगा बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। क्या नहीं सर। नीचे जाता है सर बायोटेक। बायोटेक में और नीचे चला जाएगा। कितना था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब अब देखिए 10-20 हज़ार रैंक इधर उधर होने से मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। समय समय का बात होता है, सबका अपना लक होता है। एक लेवल तक लोग सॉल्व करता है, कुछ लोग 10-20 ऐसे ही मार देता है, उसमें भी 10 सही हो जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। अब कुछ होता है कि एकदम एक्चुअल मार के आ जाता है, उसमें 2-4 10 गलत हो जाता है, तो बहुत नीचे चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना था परसेंटाइल? हाँ, परसेंटाइल 90.30। हाँ 90.30। 90.30। तो ठीक था। अरे आप लोग 90 नेगेटिव मार्किंग होने से कितना लॉस होता है, आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन सही है। 90 पॉइंट पर रुकने का मतलब है कि आपका 10 क्वेश्चन तो जरूर गलत हो गया होगा। एक तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन आपको गलत हुआ। एक तो 10 क्वेश्चन गलत हुआ तो 10 × 4 40, तो उस क्वेश्चन का गया, प्लस 10 और माइनस 10 और माइनस हुआ। एक नंबर से परसेंटाइल में जंप आता है, एक नंबर तो ये है। सेलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए, यहाँ देखिए आ गया 56, 57 हो गया। कोई बात नहीं, घड़ी की तरह चलता है, दोबारा लगातार दबाते रहिए। आ गया 56, सर। प्रेस जेट, यहाँ देखिए, देन प्रेस सेट वर्क, ठीक है। तो मेरा जेट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 2 चीज़ मेजर करते हैं, रफ कॉपी में कहीं पर नोट कीजिएगा। सर वो G56 का क्या मतलब था? जी कोड है, मतलब ऑफसेट कोड। लीनियर मूवमेंट के लिए। अच्छा
अच्छा ये ग्राइंडिंग व्हील को ऑफसेट कोड हाँ हाँ, ये लीनियर मूवमेंट के लिए ग्राइंडिंग व्हील मूव कैसे करेगा? सीएनसी जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा। लीनियर मूवमेंट का कोड। आपको एक चीज़ और बताएंगे, जी कोड के बारे में पूछे हैं ना, हम आपको बताते हैं। इसका हमको दो चीज़ मेजर करना है, विड्थ और थिकनेस, ठीक है। लेंथ भी लिखेंगे, क्योंकि लैब रिकॉर्ड में तो लेंथ लिखना पड़ेगा ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपने जो वर्क पीस लिया था, क्या साहब को बोलिएगा कि मेजर करके वो अपना आदमी से तुरंत भिजवा रहे हैं, ठीक है। बस वही काम कर रहे हैं। लिखिएगा, विड्थ लिखिएगा, विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ जॉब 28.30 mm, 28.30 mm। और थिकनेस लीजिएगा, सेलेक्ट होकर नहीं दे रहा। हाँ ये बहुत खराब लगा। 32.20 mm, थिकनेस इक्वल टू 32.20 mm। और लेंथ लिखिएगा 107.50 mm, ताकि हम लोग भूल ना जाए, ठीक है। ठीक है। यस सर। रफ कॉपी के पीछे लिखते हैं। अब दे आइए तो आप एक बगल में पूरे छठ वाले साहब को सर कुछ पूछना तो बता देंगे। क्या अब इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट हो गया, इसको यहाँ पर सटा दिया और इसको मैग्नेट ऑन कर दिया। वाई का पहले कर लेते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। वाई का समझिए, कीप दिस ग्राइंडिंग व्हील 2 to 3 mm अबव द वर्क पीस। इस वर्क पीस से 2 से 3 mm ऊपर रखेंगे। आप लोगों को नोट करने का जरूरत नहीं है, आप इधर देखिए तो अच्छा से समझिएगा। आपको हम रेडीमेड दे देंगे, जितना हम बकबक कर रहे हैं ना, एक पेज में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। टच नहीं करना, 2 से 3 mm ऊपर है। हाँ सर। नाउ प्लेस दिस ग्राइंडिंग व्हील एट द एज ऑफ वर्क पीस। वाई पर गया और इसके एज पर ले जाते हैं, ठीक होगा। 2 से 3 mm होगा बाहर, हाँ ठीक है। हाँ आप चाहें तो वाई का ऑफसेट यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहीं पर सेट कर दीजिए। 500 माइक्रोन अगर ग्राइंड करना होगा तो ग्राइंडिंग व्हील घूम के तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। वो टाइम तो बर्बाद होगा, जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तब ग्राइंड करेगा, फिर वापस वहीं चला जाएगा। हाँ। यहाँ से यहाँ तो ट्रेवल करने में जो टाइम होगा वो तो वेस्टेज होगा टाइम का। आपका ग्राइंडिंग साइकिल बढ़ जाएगा ना, तो आप क्यों ना सीधे इसके एज पर ही रखते हैं, 1 या 2 mm बाहर, ठीक है। तो दिस इज द राइट कंडीशन फॉर वर्क ऑफसेट ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए इधर पेज में घुस गए, मशीन वाले में फिर से वापस चले जाते हैं, ठीक है। वाई के लिए जी कोड होगा 54, आ गया 54। वाई प्रेस किए, सेट वर्क प्रेस कर दिया, ठीक है। वर्क ऑफसेट का काम मेरा कंप्लीट हो गया। जेट पर करके इसको ऊपर ले जाकर छोड़ सकता है। हमने ये क्यों कहा वाई का ऑफसेट लेते समय कि कीप दिस ग्राइंडिंग व्हील 2 to 3 mm above the workpiece and then place the grinding wheel at the edge of workpiece। ऐसा इसलिए कहा
अगर आप खुद से करते हैं और आपको लगता कि नहीं मेरा नज़र ही सब कुछ मेजर कर लेता है, थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो करके ऐसा कर देते हैं कि बिना इसको ऊपर लाए आप अंदाज़ा लेकर के आप इसके एज पर रख देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इसका जो थिकनेस है 32 पॉइंट कितना है 32.2 32.20 है और ये 32.20 से 2 mm ऊपर ना होके 32.20 से थोड़ा 1-2 mm नीचे ही रहता है। तो जब ये स्पीड से घूमता हुआ आता तो इसको हिट करता है या ग्राइंड करता है? सपोज कीजिए, आप समझ रहे नहीं समझ रहे ना? सर क्वेश्चन एक बार फिर से क्या पूछा कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि नीचे रहता है ना सर 2 mm मतलब उसका नहीं। सरफेस से। मान लीजिए आप वर्ग ऑफसेट ले रहे थे, इसके ऊपर नहीं ले गए, हम बोले ना कि 2 से 3 mm ऊपर पहले लाइए, इसके 2 से 3 mm इसके ऊपर रखे तब इसके एज पर जाइए। और आप ये 2 से 3 mm ऊपर नहीं लाते और सीधा यहीं पर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि आप एक अंदाज़ा से कि हाँ 2 से 3 mm ऊपर होगा अच्छा या उसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए ये इसके लेवल से 2 mm नीचे चला जाता है और आप क्या करते हैं ऐसे करके इसके एज पर रख देते हैं। ठीक है, जब ग्राइंडिंग साइकिल स्टार्ट करते हैं ये स्पीड से घूमता हुआ आता है तो इसको हिट करता या इसके ऊपर ग्राइंड करता? हिट अब करता है सर। हिट करता ना, यस सर। तो फिर ये सेफ्टी के बारे में आपको सोचना है ना, यही चीज़ तो कह रहे हैं ना। पहले ऊपर ले आइए, इंश्योर हो लीजिए कि अब उससे 1-2 mm ऊपर ही रखिए तब उसके एज पर चाहिए। अगर उधर ही आपने उसको उसकी एज पर रख दिया और आपसे मिस्टेक हो सकता है ना, आपने तो कुछ मेजर नहीं किया, आपने सिर्फ नज़र से देखा, नज़र से मेजरमेंट हो सकता है अंदाज से, तो इसका वजह सिर्फ यही है। शरीर को ऊपर ले रखो, अब डेटा इनपुट करना है आप ही कीजिएगा खुद से। ठीक है, खोजिए कस्टम बटन कहाँ है, स्टेप भी समझना, प्रेस कस्टम बटन। डिस्प्ले के एक साइड में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, सर्च सरफेस सेलेक्ट सरफेस ग्राइंडिंग। अब ये पेज खुला, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पहले रो में? जॉब विथ जॉब बिट, मतलब इसका बिट क्या था? कॉपी में देखिए कितना था 28.30 28 को 30 है ना, माइक्रोन में है तो 28 mm एंड 300 माइक्रोन, तो रफली 29 मान लीजिए और उसमें 5 और प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 34 यहाँ पर लिखिए 34 पॉइंट यहाँ है 0.00, ये पीला बटन दबाइए, इनपुट हो गया। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, इससे सेकेंड में क्या लिखा हुआ? रफ जॉब साइज। रफ जॉब साइज, इसका मतलब ये है बिफोर ग्राइंडिंग व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वर्क पीस, कितना है मेजरमेंट हमने किया अभी 32.20 लिखिए 32.20 इनपुट हो गया। स्क्रॉल करके फिर नीचे आइए, आपको अब यहाँ फिनिश जॉब साइज देखिए पूछ रहा है हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू ग्राइंड द सरफेस ऑफ दिस वर्क पीस आफ्टर दैट ग्राइंडिंग व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ वर्क पीस। तो आप बताइए कितना ग्राइंड करना, 100 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, कितना ग्राइंड कीजिएगा? 200 करते हैं। ठीक है, तो 200 करते हैं तो हमको क्या लिखना चाहिए पहले सोच लीजिए। 32.00 एकदम सही है, देखिए 32.00 पीला बटन हो गया ना, 200 का डिफरेंस। यस सर। 32 mm एंड 200 माइक्रोन है, अब आ गया 32 mm, तो 200 माइक्रोन घट रहा है। चौथे में आइए, ईच पास ग्राइंडिंग रेट, अभी जो सेटिंग है 0.050 है,
मतलब एक बार ग्राइंड करेगा तो 50 माइक्रोन हटाएगा। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं 0.100 मतलब एक बार में 100 माइक्रोन हटा देगा। 0.1500 मतलब एक बार में 150 माइक्रोन हटाएगा। 0.200 मतलब एक बार में 200 माइक्रोन हटाएगा। 0.500 मतलब एक बार में 500 माइक्रोन। अगर हम करते हैं 1.00 तो एक ही बार में 1 mm। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं 1 mm का डेप्थ लेकर के ग्राइंडिंग व्हील नहीं घूमेगा। एक लोहा का प्लेट है, 1 mm के डेप्थ में जाके घूमेगा? कभी नहीं घूमेगा। एकदम हल्का फुल्का 50 माइक्रोन है तो आराम से घूमेगा। उसको बढ़ा के 100 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं। ये मतलब सरफेस ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग बिल्कुल माइक्रोन में ग्राइंड होता है। कभी भी बहुत मेजर यूनिट में नहीं होता कि 1 mm ग्राइंड करें। 1 mm ग्राइंड डेप्थ लेके हुए चलेगा ही नहीं। उसके लिए कोई दूसरा टूल होता होगा, वो करेगा तो फिर रफनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, स्मूथनेस का, वो बहुत ज़्यादा रफ रह जाएगा, ठीक है। तो 50 मिनिमम है और कम से कम जितना कम आप ग्राइंडिंग डेप्थ लेके चलेंगे उतना बेस्ट फिनिशिंग और स्मूथनेस होगा प्लेट में, ठीक है। ये समझ में आ गया? उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां। 5वां है ईच पास ट्रांसवर्स मूवमेंट, मतलब x प्लस x माइनस x प्लस x माइनस का ये स्टैंडर्ड फीड रेट है। आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1.5 कर दीजिए, 2.00 कर दीजिए, थोड़ा सा अंतर आएगा, ये है। और ये फीड ऑफ y एक्सिस के अगेंस्ट में जो ये मूवमेंट होगा उसका स्टैंडर्ड फीड रेट है। 1500 है, 2000 कर दीजिए, 2500 कर दीजिए, थोड़ा सा टाइमिंग में अंतर आएगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा आपको छेड़ने का जरूरत नहीं। अब आइए 10वें रो में। 10वें रो में क्या लिखा हुआ है? When dressing after number of pass. When dressing, what is the meaning of dressing? सर क्लीन करना क्या? हाँ, आपको चोट लग गया, हाँ, ठीक है ना, हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं? ड्रेसिंग करवाना। ड्रेसिंग कराना। क्लीनिंग के बाद ही ड्रेसिंग होता है ना। ऐसे ही थोड़ी पट्टी बांध दिया जाता है, पहले डेटोल से साफ किया जाता है, धोया जाता है, एंटीबायोटिक अप्लाई किया जाता है, तब बैंडेज डाला जाता है, तब पट्टी से बांधा जाता है, ठीक है। तो जब ये ग्राइंडिंग व्हील इसको ग्राइंड करेगा तो ये मेटल का पाउडर उसी पे लगा इसी में चिपकता जाएगा और इसमें जो स्मॉल पोर्स है उसमें भरता जाएगा, ठीक है। अगर इसके सरफेस पर कोई हार्डर पार्टिकल रहा तो इस ग्राइंडिंग व्हील को डेंट भी कर सकता है। डेंट मतलब समझते हैं ना, स्मूथनेस को। डेंट का मतलब होता है कहीं पर गड्ढा हो जाना। स्मूथनेस 4 व्हीलर के टर्म में, जब 4 व्हीलर के टर्म में समझ लीजिए, गाड़ी अगर कहीं कोलाइड कर गया, ठीक है, उसका गेट पचक गया, बोनट में कहीं पर गड्ढा हो गया, उसी को तो डेंट बोलते हैं। और गैरेज में जब जाते हैं तो अक्सर आप सुने ना, डेंटिंग पेंटिंग करवाना है गाड़ी का, ठीक है, तो डेंटिंग होता है डैमेजिंग। डैमेजिंग को हीट करके वो ठोक ठोक के एकदम एक लेवल में ले आए, ठीक है। उसके बाद एक होता है पुटिंग होता है, कोटिंग होता है। वो गड्ढा अगर माइन्यूट गड्ढा सबको भर के एकदम चिकना कर देता है, खूब घिसता है पेंटर को, ठीक है। अब फाइनल में प्राइमर चढ़ाता है रेड कलर का, अक्सर आप देखे होंगे। और उसके बाद लास्टली वो कलर चढ़ाता है, उसका एक पॉलिश आता है चमकाने के लिए, वो पॉलिश डाल करके फिर उसको कपड़ा से, सूती कपड़ा से खूब घिसता है एकदम। उसके बाद वही पुराना कार एकदम बिल्कुल नया दिखने लगता है, शाइनर, ठीक है। तो डेंटिंग का वही मतलब हुआ। अगर इसका कोई हार्डर पार्टिकल आ गया, इससे भी हार्डर पार्टिकल मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर है, तो इसमें छोटा सा गड्ढा बना देगा, डेंट कर देगा, तो ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग के लिए जाएगा। ड्रेसर जो है इससे भी हार्डर मटेरियल होता है, ठीक है, वो घिस करके उस गड्ढा को ठीक कर देगा। ये आ गया। तो अब बताइए 200 माइक्रोन का डिफरेंस दिया आपने, तो यहाँ है ना, व्हेन ड्रेसिंग आफ्टर नंबर ऑफ पासेज, मतलब ये कहने का ये मतलब है व्हेन योर ग्राइंडिंग व्हील विल गो टू ड्रेसिंग
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मच नंबर ऑफ ग्राइंडिंग पासेज, ठीक है। तो आपने 200 माइक्रोन को दिया है, ग्राइंडिंग रेट 50 है, तो आपको कितना बार बुलाना पड़ेगा इस ग्राइंडिंग रेट को? 4 बार। 4 बार बुलाना पड़ेगा, यही तो करना है यहाँ पर। यस सर, तो 4.0 कीजिए, किया हुआ है। लेकिन फिर आप खुद से कीजिए ना। पहले वाला भी कोई बच्चा, एक और हाँ, पीला बटन हो गया 4। पहले वाला भी 200 माइक्रोन का डिफरेंस दिया था, तो पहले से 4 है, लेकिन आपको अपने से करके देखना है ना। अब आप बैक चले जाइए, यहाँ पर देखिए बैक बटन है, बैक चले जाइए। अभी आपने मशीन में सिर्फ फिगर डाला है, मशीन के मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इनपुट किया है। टू एग्जीक्यूट द डेटा इन मेमोरी ऑफ मशीन, प्रेस प्रोग्राम मैनेजर। देखिए प्रोग्राम मैनेजर कहाँ है? हाँ, इधर जल्दी देखिए ढूंढ लिया। उसके बाद आप देखिए इतना ऑप्शन आ रहा है, आपको करना है सेलेक्ट सरफेस ग्राइंडिंग। कैसे सेलेक्ट करेंगे? सरफेस ये नीचे। हाँ, आगे सरफेस करने पर आप डिस्प्ले पर ही ऊपर से नीचे तक देखिए कहीं एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, हाँ सर, फर्स्ट उसको प्रेस कीजिए। जो भी फिगर आपने डाला मशीन के मेमोरी में एग्जीक्यूट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मशीन को पता चल गया कि वर्क पीस का थिकनेस क्या है और इसका विड्थ क्या है, जेड का ऑफसेट कहाँ पर है, वाई का ऑफसेट कहाँ। अब सिंपली आपको मशीन को स्टार्ट करना है। टू स्टार्ट द मशीन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस रीसेट बटन एंड देन प्रेस साइकिल स्टार्ट बटन। सर्च कीजिए रीसेट कहाँ है और साइकिल स्टार्ट कहाँ है, दिख गया। पहले रीसेट प्रेस कीजिए, उसके साइकिल स्टार्ट प्रेस कीजिए। जब हम बोल रहे हैं तो डरिए मत। पक्का सर, तो रीसेट क्यों किया सर? रीसेट करने से सारा डेटा नहीं उड़ गया जब हम लोग ना किए? वो रीसेट हम लोग करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर को आप कितनी बार रिफ्रेश करते हैं, कुछ उड़ता है? नहीं नहीं। बस वही चीज़ है। अच्छा। अब करीब पहुंच रहा है कि ऑटोमेटिक इसका लेफ्ट राइट ऑसिलेशन। ये अप्रॉक्सीमेटली सेंसर है। थोड़ा सा आप लोग इधर आइए, करीब आइए, देखिए इसको ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, फिर इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, लौटा दिया, ठीक है। वंदे भारत में सफ़र किए आप? नहीं किए हैं? एक बार कीजिएगा। आप जैसे ही इंटर करेंगे, कांच का डोर लगा होता है, जैसे ही आपको देखेगा वो ऐसे खुल जाएगा। आप अंदर जाएंगे फिर वो लॉक हो जाता है। वहाँ पुराना सिस्टम नहीं रहता है कि वो कुंडी से खोल रहे हैं, गेट वेट टूटा हुआ है, वैसा नहीं होता। सर LH हॉल 1 में भी तो लाइट वाला डिटेक्टर है, लाइट ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, अब देखिए गलती भी होना जरूरी है। इमरजेंसी में तो फिर ऑन किया, रीसेट एंड गेट ऑन कर लिया, इसको ऊपर ले जाते, हैंडल मोड किया, ऊपर ले जाते। क्यों नहीं टच किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मेजर किसी आउट साइड से किया और रख दिया किसी और साइड से? हमको वही लग रहा है। वो लेके हैं क्या सर वर्नियर कैलिपर? ना इतना तो आइडिया हो जाता है। ये सर मैग्नेट ऑफ किए हैं। उसी जगह पर पलट दिया, ठीक है। डेटा हमारा ऑलरेडी, आप बताइए जो विड्थ क्या था? विड्थ था सर 28.30, थिकनेस 32.20। ठीक है। हमने मेजर जिस हिसाब से किया ना, हम रख दिए थे गलत। अब क्या करते हैं, डेटा को एक बार से फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रीसेट।
गलती होना भी जरूरी है, तो कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। देखा हमने कैसे रोका है इमरजेंसी ब्रेक लगा के, और हम तो हमारा गलती भी पकड़ में आ गई। बाहर चल रहा है, अंदर आएगा तब ग्राइंड करेगा। सर ये ऐसे आते हुए भी ग्राइंड करता है, पीछे जाते हुए भी ग्राइंड करता है? नहीं, सिर्फ सामने, फिर पीछे इस तरह से जाएगा। अच्छा, आ गया। अच्छा। देखा ना, मेरे से ही गलती हो गया, मेरे किसी साइड से किया था, उसको लग गया उल्टा। वर्क ऑफसेट दोबारा लेने से बचने के लिए हमने क्या किया, इस लाइनिंग का लेंथ इस सामने से मेजर कर दिया कितना दूर पर है, ठीक है। और ये लाइन काउंट कर लिया कहाँ पर था, बस वहीं पर उलट दिया उसको। अगर हम कहीं अगर इसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर देते हमको वर्क ऑफसेट दोबारा लेना पड़ता। अच्छा, उसी वर्क ऑफसेट में कर लिए। जिला क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। 4 रोटेशन के बाद में हो रहा है, क्या हो रहा ये है? अप्रोक्सीमेटली सेंसर है। अभी वर्क पीस छोटा है, इसको हम 4 बार हो क्लोज कर दे रहे हैं ताकि वर्क पीस के बीच में ही इसका ऑक्सीडेशन हो। देखिए अब वर्क पीस के बीच ही चल रहा है। ब्लेड बड़ा होता है, स्टॉप लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। घर में सफेद अरे सर बोल रहे थे ना कि वो तो क्या 4 बार में क्या होगा? 4 बार ऐसे ऐसे होगा, अभी आया फिर एक बार जाएगा, फिर एक बार आएगा, फिर साफ हो जाएगा। क्लीन करता है सर। ये जो लिक्विड है ना, फेंकेगा एक बार, अभी जब जाएगा ना तो फेंकेगा कुछ पानी वानी, ऐसा है। तो क्लीन करेगा उठ के सर। बोले उंगली लगा के देखना है, कटती है क्या? उंगली उंगली लगाना पड़ेगा, चेक नहीं करेंगे? उंगली लगा के चेक कर, कटती है, देखना। महेंद्र को बोलते हैं चेक करना भी तो जरूरी है ना। केस लग रहा है। पानी नहीं फेंका यार कुछ, सर को बोलना सर पानी नहीं फेंका। वाटर लॉस होने ही नहीं रहेंगे। अरे 4 तो वो सिर्फ चार किए थे क्या ना था? कि 50 माइक्रोन है तो 200 तक करना है तो 4 बार करेंगे। सर ये कूलेंट खुद लिक्विड? नहीं, आपको ऑन करना होगा। अगर आपको लगता है कि फ्रिक्शन ओवरहीटिंग से अच्छा, हीट हो सकता है या मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, तो आप कूलेंट चला के रखिए। कूलेंट मॉडरेटर का भी काम करता है। कूलेंट जो है मॉडरेटर का काम करता है। कूलेंट ये जो है स्मूथनेस फाइन होगा, ठीक है। विदाउट कूलेंट स्मूथनेस फाइन होगा, लेकिन इन कंपेरिजन विद कूलेंट थोड़ा सा आपको फर्क महसूस होगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कूलेंट भी ऑन करके करें, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं सर? ये वेस्ट नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा? आइए, कूलेंट का सेटअप है। टैंक में कूलेंट भरा हुआ, पंप है लिफ्ट करने का। ये मैग्नेट का रोलर है, ये सिंपल रोलर है। ये मैग्नेट सारा मेटल जो के साथ बाहर गैरेज को पकड़ ले रहा है। ये कीचड़ मिट्टी नहीं है, आयरन का पाउडर है। ठीक है, बार बार यही अच्छा ऐसे ऐसे जा, वही कूलेंट फिर से ही होगा। ठीक है। और ये हमारा देखिए हाइड्रोलिक सेटअप है। ये सर XYZ का सारा मूवमेंट हाइड्रोलिक बेस्ड है। टैंक है, उसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ, प्रेशर मेंटेन करने के लिए नॉब लगा हुआ, पंप लगा हुआ। उस सोलेनॉइड स्विच पर ध्यान दीजिएगा।
इधर का लाइट जला, इधर वाले पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल जा रहा है, स्टेज हाइड्रोलिक प्रेशर से इधर जा रहा है। फ्रीक्वेंटली इधर वाला जला, इधर वाले पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल गया, हाइड्रोलिक प्रेशर से स्टेज इधर आ रहा है। देखिए इधर देखिए, सब मूवमेंट पर देखिए। हाँ, मतलब इधर आ रहा है तो इधर वाला लाइट जल रहा है। हाँ, और इधर वाला लाइट जला, हाँ इधर से हाइड्रोलिक ऑयल गया, स्टेज इस तरफ गया, जा रहा है ना। तो ये टोटल हाइड्रोलिक फोर्स से चल रहा है, ठीक है। XYZ का सारा मूवमेंट। जब ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो हम ये हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। रेलवे आप लोग अक्सर ट्रेवल करते हो, स्टेशन पर खड़े रहते हो, अपनी मालगाड़ी आते जाते देखते हो। बहुत बार होता है कि मालगाड़ी बीच वाले ट्रैक पर रोक देता है, ठीक है, ताकि कुछ एक्सप्रेस ट्रेन को निकलना होता है। तो मालगाड़ी में जो ब्रेक होता है वो हाइड्रोलिक नहीं होता है, वो न्यूमेटिक होता है। न्यूमेटिक हाइड्रोलिक में डिफरेंस क्या है? पहले तो आप समझिए कि एक सिलेंडर है राउंड, उसके बीच में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। पिस्टन बिल्कुल पूरा फिट बैठा हुआ है। तो अगर इस इंड से हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर देते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर ऊपर वाले इंड से हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पिस्टन नीचे की तरफ से मूव करेगा। यही तो मैकेनिज्म है हाइड्रोलिक का। हाईवा जानते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक, हाँ, बड़ा ट्रक है। अभी वही चलता है, ब्लू कलर का वो डाला रहता है और आगे ड्राइवर चलाता है, टाटा का गाड़ी रहता है। तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, ट्रक निकला, उस पर 20 लेबर बैठ गया, टोकरी लेके कुदाल ले करके 4 घंटा वो जाने में लगाया, और उसके बाद मतलब अगर नज़दीक में चले 2 घंटा जाने में लगाया, उसके बाद 4 घंटा उसको भरने में लगाया। एक एक मजदूर जो टोकरी में ले लेके भर रहा था, ठीक है। फिर जब वापस लोग स्टेशन पर आया, वहाँ पर उतारने में भी वही झंझट, तब टोकरी में लेके उतार रहा है, पीछे का डाला खोल दिया और खींच के निकाल रहा है। अच्छा, अभी क्या होता है, हाइड्रोलिक से उड़ जाता है। हाँ, अभी क्या होता है, एक सिर्फ अकेला ड्राइवर हाँ, एक ट्रिप में 100 ट्रिप लगा देता है। और पहले क्या लगता था, 2 ट्रिप 3 ट्रिप। तो सोच रहे कितना रिवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी में। तो हाईवा में जो है ना, हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है। जब वो उसको अनलोड करना होता है, तो पीछे का जो उसका जो डाला होता है, उसका पीछे का जो ढक्कन होता है सिर्फ ऊपर से लॉक रहता है, ऐसे खुल जाता है। नीचे में वो फ्री रहता है। चलते समय उसको लॉक किया जाता है, सिर्फ नीचे वाला को खोल दिया जाता है, तो ये दरवाजा की तरह ऐसे ऐसे उठने लगता है। हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया, उसका डाला जो इस पोजीशन में है 70 डिग्री उसको वर्टिकल कर दिया हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। मतलब बिना लेबर के सारा माल अनलोड हो गया। और जब लोड होता है उस समय क्या होता है, जेसीबी एक बार ऐसे उठाया, पूरा डाला को भर दिया, एक बार में नहीं, 2 बार उठा भर दिया, 5 मिनट वहाँ से निकल गया। अगर आदमी बैठ के काम करता तो हजारों आदमी काम करता तो भी काम पूरा नहीं होता। 4 कंप्लीट हो गया। अब देसिंग कैसे होता है ये देखिए। नॉइज चल रहा है, कितना नॉइज कर रहा है। ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल सिलिकॉन कार्बाइड है। ये ड्रेसर है, ड्रेसर का जो टॉप होता है, टॉप जो पार्ट है वो डायमंड है। अच्छा, तो हार्डर मटेरियल को कोई हार्डेस्ट मटेरियल ही ड्रेसअप कर पाएगा। तो सॉफ्ट मटेरियल को तुरंत वो जिस से छोटा हो जाएगा।
चौथे बार में देखिए नॉइज का लेवल बिल्कुल गायब हो गया। तो पहले दूसरे तीसरे में इतना नॉइज क्यों था? आप बताइए, आपको क्या लगता है क्यों इतना नॉइज कर रहा था? सर हम बताएं? आप बताइए। सर क्योंकि सर उस समय जो स्मूथनेस था वो कम था, हाँ, तो मतलब उसमें डेंट ज़्यादा होगा उस वक्त, हाँ, और जब चौथे तक पहुंचा तब स्मूथ पूरा हो गया। हाँ, तो सही बोल रहे हैं। तो मतलब आवाज़ क्यों कर रहा था? क्योंकि सर कुछ मतलब उसको क्या बोले, उसको प्ले टच हो रही थी ना सर उससे, कुछ- उस वाले मेटल। हाँ, देखिए जब ये ग्राइंड कर रहा था तो इसके सरफेस पर आयरन का पाउडर चिपकता जा रहा था, इसके छोटे छोटे स्मॉल पोर्स में भी भरे जा रहे थे, तो इसका डायमीटर इंक्रीज कर गया था। अच्छा इसलिए पहले दूसरे तीसरे में काफ़ी नॉइज आया। चौथे तक जाते जाते सारा- प्रेशर जो है इसको एक्चुअल डायमीटर पर ला दिया, इसलिए नॉइज गायब हो गया, है ना? आप समझ रहे हैं? देखिए एक्सप्रेशन एक अलग कला होता है। आप जान बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम क्लियर बता दिए एक लाइन में, डायमीटर इंक्रीज हो गया था, वो एक्चुअल डायमीटर पर आ गया, इसलिए नॉइज हो रहा था। तो सब कुछ समझ में आ गया। हमने 5 क्यों प्लस किया ये बता रहे हैं। जब हमने वाई का ऑफसेट लिया तो इसको 2 से 3 mm बाहर रखा। अगर हम एक्चुअल फिगर हमने डाला होता तो वाई माइनस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता, उतना ही। तो अगर 3 mm बाहर है तो ये 3 mm पहले रुक जाता, हाँ। तो इस एंड पर ग्राइंडिंग छूट जाता ना। 5 प्लस करने से क्या हुआ कि थोड़ा आगे। 3 mm बाहर है तो भी 2 mm इधर आ रहा है। आप 10 प्लस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ सेकंड टाइमिंग बढ़ेगा ग्राइंडिंग साइकिल का। तो बस इतना ही है, और हमको नहीं लगता है कि कहीं आप लोग को कोई दिक्कत हुआ होगा, समझ में नहीं आया हो क्या? नहीं देखो देखिए कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसीलिए हम कहें कि लिखने का झंझट आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। वर्क ऑफसेट में कहाँ पर रखते हैं आपको उधर देखना है, समझना है। परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा तो आपको चलाना पड़ेगा, आप ही को चलाना पड़ेगा। हम चुपचाप खड़े रहेंगे ये और बता देंगे कि हाँ ये लोग चला लिया है ठीक से लेकिन हम लोग तो बराबर चलाते हैं। लेकिन आपको 6 महीने के बाद बोला कि कोई कहेगा कि चलाइए, तो जनरली वो ठीक से हो नहीं पाता है। तो उस दिन भी तो हम ही रहेंगे ना, तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, आप तो बोल ही देंगे सर। अरे तो हम तो देवे करेंगे, हम किसी को कम नहीं देते हैं, हमको किसी का बददुआ नहीं देना हम बहुत सारा लोग को देखते हैं ना, लगता है जैसे कि पता नहीं अपना घर से कुछ दे रहा है किसी को। तो मतलब ऐसा करेगा ना, टीचर लोग को भी देखते हैं। तो हम अपना फैकल्टी लोग को बोल देते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, अरे थोड़ा बड़ा चढ़ा के दीजिए। लैब में थ्योरी में जो मान लीजिए थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है ना, तो इसमें बढ़ा कर देने से ना कंपनसेट कर देता है। अरे 2-2, 3-3 मार्क्स से ग्रेड चेंज होता है। हाँ क्या बोलते हाँ, हैं? एक मार्क्स से। सब लड़का तो पढ़ने ही वाला है, तो ऐसा लड़का थोड़ी यहाँ पढ़ रहा है। जो 1 साल 2 साल जेई मेंस का तैयारी किया हुआ है वैसा लड़का पढ़ रहा है, सब पढ़ने वाला। तो 2-2, 4-4 मार्क्स से ग्रेड बहुत वेरी करता है। हम हमेशा एक अच्छा मार्क्स देते हैं, आपको नहीं बताएंगे कितना देते हैं, पहले बता देते हैं। हम हमेशा 10 के स्केल में हमें हमेशा 9 रखते हैं सबके लिए, चाहे वो कुछ करे या ना करे। एक काम कीजिए, मोबाइल में इसका एक इमेज रखिए ताकि बाद में आपको समझ में आए इस मशीन में क्या क्या डेटा मांगा गया था और क्या क्या हमको इनपुट करना था, तो आपको समझने में आसान होगा, है ना? बाद में भी आप कहाँ उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से? हम कह रहे थे कि हमको कैसे पता चल गया? हाँ? नहीं, आपके बोलने से हम पकड़ लिए। हम डायरेक्ट राजस्थान बोलना चाह रहे थे,
लेकिन हम सोचे कि चलो क्योंकि आपका इटावा, ये आगरा नहीं, इटावा, मैनपुरी, ये सब राजस्थान से लगा हुआ, तो दोनों का टोन एक जैसा है। भरतपुर, बयाना, वहाँ का लोग हिंदी बड़ा अच्छा बोलते हैं। जो दिल्ली और राजस्थान से लगा हुआ जो इलाका है यूपी का, और राजस्थान, हिंदी बड़ा अच्छा लोग बोलते हैं। एक्चुअल हिंदी वही है। बिहार वाला हिंदी तो आप समझते हैं, झारखंड वाला। आप कहाँ से हैं? सर हम तो ये झारखंड से हैं, हाँ, हजारीबाग। हाँ, आप भी झारखंड से हैं? जमशेदपुर से। तो बिहार वाला, झारखंड वाला हिंदी तो जानबे करते हैं। हमारा नीतीश कुमार बहुत अच्छा से बोलता है, तो पूरा दुनिया सुनता है। उसका भी एक अपना है। हम अपना रीजनल लैंग्वेज क्यों छोड़े, हम अपना पहचान क्यों छोड़े? वो तो है, ये है, वो तो हो ही जाएगा, एक ठो दे दीजिए, दो ठो दे दीजिए। ये लोग देखिए जो बोलता है ना, ये एक्चुअल हिंदी है जिसको पेपर पर लिखा जाता है, जो मातृभाषा है, ये लोग बोलते हैं। से हम लोग उसको बहुत बिगाड़ देते हैं। जैसे क्या नाम है आपका? हाँ, भास्कर सैनी। हाँ, अब भास्कर है तो भास्करवा, हाँ सर, सैनी है तो सैनिया। वो आया नहीं, वो गया नहीं, कैसे बोलते हैं। और छूटता भी नहीं है, अच्छा भी है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। अब तो पिक्चर में भी वो सब पूरा ऑल ओवर इंडिया उसको अडॉप्ट कर लिया है कि नहीं? Yes, sir. मतलब मजा से लोग सुनते हैं कि नहीं? वो लोग भी बोलने लगे हैं। हाँ। पहले थोड़ा सा लगता था कि नहीं, इनका बोली बड़ा खराब है। दिल्ली चले जाइए और राजस्थान चले जाइए तो बोली से सब पकड़ लेता था कि बिहारी का है, बिहार का है। थोड़ा सा एक दूसरा इम्पैक्ट था लोगों का, लेकिन धीरे धीरे सब अब ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं लगता है। आइए इधर। यहाँ पर रजिस्टर में सब लोग लिख दीजिए अपना नाम, और हम वो ला देते हैं, फोटो खींच लीजिएगा। एक डिस्प्ले का पूरा फोटो ले लीजिएगा, ठीक है सर। ताकि बाद में आप देख सके K7 कहाँ, K8 कहाँ, इमरजेंसी ब्रेक कहाँ, किसका क्या फंक्शन है, वो आपको समझने के लिए होगा।